हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत के संवैधानिक विकास का सबसे अंतिम पार्ट। ये दोस्तों भारत के संवैधानिक विकास यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इसका सबसे लास्ट लेक्चर है। और इसके बाद नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी कि भारतीय संविधान का कैसे निर्माण हुआ है उसकी हम लोग बात करेंगे। उसमें हम लोग बात करेंगे संविधान सभा क्या है ना, और भी कई सारे मुद्दों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण मुद्दों को। इन लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था किसके बारे में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस इन इंडिया 1858। उसके अंदर क्या क्या प्रावधान थे, क्या क्या प्रोविजंस थे, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद दोस्तों आगे फर्दर जो आपका एक्ट आता है, इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1861। इसमें देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहली बात यहां पर याद रखिएगा, इसमें क्या होता है कि जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर कितनी कर दी गई? सदस्यों की संख्या को 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। 4 से बढ़ाकर 5 की गई। ठीक, यानी कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की काउंसिल हुआ करती थी उसमें सदस्यों की संख्या को, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल था, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, आपको बताया था। लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसका काम क्या है? कानून को बनाना। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसका काम क्या है? कानून का कानून को लागू करना। ये जो गवर्नर जनरल ऑफ, जो गवर्नर जनरल या इस समय कह सकते हैं वायसरॉय, इसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 4 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 5 कर दी गई। दूसरी बात यहां पर याद रखिएगा, गवर्नर जनरल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी, गवर्नर जनरल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी, गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल या वायसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में, कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहली बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, में पहली बार 3 इंडियन को यानी 3 भारतीय को, 3 इंडियन को यानी 3 भारतीय को नॉमिनेट किया गया। पहली बार कितने इंडियन को? 3 इंडियन को क्या किया गया? नॉमिनेट किया गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कौन कौन थे? याद रखिएगा, राजा ऑफ बनारस, राजा ऑफ पटियाला, है ना, राजा ऑफ बनारस, राजा ऑफ पटियाला, ठीक है। और इसके बाद एक थे सर दिनकर राव। ये 3 लोग थे। कौन कौन थे? पहला नाम याद रखिएगा, राजा ऑफ बनारस, दूसरा राजा ऑफ पटियाला, और तीसरे थे सर दिनकर राव, सर दिनकर राव। ये 3 लोग थे जिनको कि वायसरॉय या गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या किया गया था? नॉमिनेट किया गया था। ये 3 इंडियन थे। ठीक, सर प्लीज प्रोवाइड नोट्स इन इंग्लिश, आई एक्सप्लेनिंग हिंदी, राइटिंग इन हिंदी, व्हाट अबाउट नॉन हिंदी स्टूडेंट्स? ओके, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं अभी। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आकांक्षी, कोमल, संदीप, विनोद, ऋषभ, युवराज, आशुतोष, खुशी, खुशी प्रिया, धीरज, मुनजिर, ये आपके यूपीएससी के लिए जब इनफ है मुनजिर जी, तो आप कैसे बात कर रहे हैं? एसएससी सीजीएल के लिए तो ये इनफ होगा ही होगा।
है ना, ये यूपीएससी सिविल्स तक के लिए इनफ है। हेलो भगीरथ, अनुराग सिंह, सचिन, प्रिया, सुरुचि, संजय, अ, मना मनासीस, सचिन शर्मा, है ना। नहीं नहीं, टाइम देंगे लिखने का सचिन जी, मेरे साथ नहीं लिखना है, समझना है पहले, लिखने का समय देंगे। आई एम फ्रॉम तमिलनाडु, ममता जी अभी जस्ट आपके उस पर आ रहे हैं, है ना, आपके डाउट पर। देखिए ममता, लिसन मी केयरफुली, दिस इज एक्चुअली बाइलिंगुअल क्लास, है ना, and I'm not going to explain everything in English because here some students are from Hindi medium and some students are from English medium. That's why I'm writing everything in bilingual mode. If you have any problem in any statement, you can ask me. I will write that particular statement in English. और अगर आपको मतलब मेरी बात अगर आपको हिंदी में बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही तो फिर ये इट इज नॉट पॉसिबल टू डिक्टेट ईच एंड एवरी पॉइंट इन कंप्लीट इंग्लिश। ओके, यहां पर मैं जो भी चीज है ना, मैं वो बाइलिंगुअल बताता चलूंगा। अगर आपको किसी भी स्टेटमेंट में लग रहा है कि सर प्लीज राइट दिस स्टेटमेंट इन इंग्लिश, तो मैं उसे लिख दूंगा। अगर आप चीजें समझ पा रहे हैं, है ना, तो आप उसे खुद ही इंग्लिश में आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक, ठीक है। अगर आप चीजों को समझ रहे हैं तो आप उसे कंप्लीटली हिंदी में लिख सकते हो, मतलब कंप्लीटली इंग्लिश में लिख सकते हो। अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम होती है तो मैं वहां पर उसे इंग्लिश में कर दूंगा, है ना। अगर आपको कहीं पर दिक्कत होगी ममता जी, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम एट एनी पॉइंट यू कैन आस्क मी, आई विल राइट दैट पॉइंट इन इंग्लिश। लाइक मैं इनको जो पॉइंट्स है ना ममता, मैं उनको इंग्लिश में बोल देता हूं। आई विल स्पीक ईच एंड एवरी पॉइंट इन इंग्लिश, यू कैन राइट ऑन इट्स ऑन, आप उसे खुद से लिख लिया करो। ठीक है, जैसे गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 की गई, लिख लेंगे आप इसे। नंबर ऑफ मेंबर्स इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 4 to 5. Number of member in executive council of viceroy or governor general is increased from 4 to 5. Now you can write next point in English. For first time, three Indians were nominated in legislative council of governor general or viceroy. For first time, three Indians were nominated in legislative council of governor general or viceroy, and these three Indians are राजा ऑफ बनारस, राजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। ठीक है सर, जो क्लास पहले छूटा है उसका क्या होगा, उसे आप खुद से देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग में आपको अवेलेबल है ना, आप उसे देख सकते हैं। सर दो स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम साउथ इंडिया आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इन हिंदी, माने विनोद कुमार जी, इफ एनी स्टूडेंट इज फ्रॉम साउथ इंडिया and if they do not understand a single word of Hindi, then they have to join English medium batch. Okay, it is a bilingual batch. In this class I am going to dictate all theory and concepts in bilingual mode, not in complete Hindi and not in complete English. Okay, any doubt to anyone else? और भी किसी को कोई डाउट है तो आप बताइए। एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस इन इंडिया 1858 का हिंदी भी बताएं। भारत में अच्छे शासन का कानून, है ना आफ्ताब, भारत में अच्छे शासन का कानून। ओके ठीक है, आगे चलें हम लोग। सर वॉच रिकॉर्डेड सेशन ड्यूरिंग टाइम ऑफ वॉचिंग आई फाइंड प्रॉब्लम। ममता इफ यू हैव, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ आप पूछ सकते हो। ठीक है, आगे चलें हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करें। चलिए अब देखिए यहां पर मैं फिर से एक बार समझा देता हूं। जो गवर्नर जनरल की दो काउंसिल हुआ करती थी, एक कार्यकारी परिषद हुआ करती थी, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधायी परिषद हुआ करती थी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो था उसमें मेंबर्स की संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 4 से 5 कर दिया गया। ओके, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी यानी विधायी परिषद हुआ करती थी, वहां पर पहली बार 3 इंडियन को नॉमिनेट किया गया। और वो इंडियन कौन कौन थे, राजा ऑफ बनारस, राजा ऑफ पटियाला और राजा ऑफ मतलब शर दिनकर राव। ठीक है, क्लियर? आगे चले हम लोग, यहां तक और किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? ललित समझ में आ गया? नॉमिनेट मीनिंग इन हिंदी मनोनीत किया गया, मनोनीत किया गया, है ना, मनोनीत किया गया। और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे।
देखिए अगर आपको कहीं भी हिंदी इंग्लिश को लेकर समस्या है तो आप पूछा करिए। अंग्रेज चले गए इस इंग्लिश मैन को छोड़कर, हिंदी नहीं आता है तो खुशी प्रिया जी देखिए ऐसी बात नहीं है। देयर आर सम, मतलब कि है, आप मतलब हर जगह हमारे देश में क्या डाइवर्सिटी है लैंग्वेज में, तो ऐसा कहना आप बिल्कुल गलत है खुशी जी। कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कि लोगों को हिंदी बिल्कुल समझ में नहीं आती, लाइक बंगाल है ना, लाइक साउथ इंडिया में कई स्टेट्स हैं, है ना? मतलब हिंदी समझ लेते हैं लेकिन पूरी तरह से लिखना थोड़ा दिक्कत होता है, तो ये इनका जेन्युइन प्रॉब्लम है ना, तो इसमें इतना वो होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चला हम लोग। किसी को कोई दिक्कत सर, क्या कोई मेजर इलेक्शन में एमपी बन सकता है क्या? यस मनासीस जी बन सकता है, लेकिन आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेजर का पद छोड़ना पड़ेगा, मेजर का पद से रिजाइन करना पड़ेगा, तब आप एमपी बन सकते हो ऐसे। ठीक है, नहीं नहीं नॉमिनेटेड, यहां पर क्या है, नॉमिनेट किया गया, अभी इलेक्शन की शुरुआत ही नहीं है विश्वन, अभी इलेक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। इनडायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट होगा कब, 1891 में, और डायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट कब होगा, 1909 में। हाँ, अभी नॉमिनेशन चल रहा है। ओके, अभी नॉमिनेशन चल रहा है, आगे 1891 आएगा तब जाकर हम इनडायरेक्ट इलेक्शन देखेंगे, 1909 आएगा तब जाकर डायरेक्ट इलेक्शन देखेंगे, जहां पर हम लोग देखेंगे सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम फॉर मुस्लिम्स। ओके, इज इट क्लियर? चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। यहां पर देखिए क्या होता है, सबसे पहली बार पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है। पोर्टफोलियो सिस्टम was introduced for first time. Portfolio system was introduced for first time. Okay, for first time, यानी कि पहली बार, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहली बार विभागीय प्रणाली को, पहली बार विभागीय व्यवस्था को, विभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किया गया, पहली बार विभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। अब इसका मतलब क्या है समझिएगा आप लोग, पहली बार विभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किया गया, इसका मतलब है जैसे वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में क्या होता है कि जैसे आपके प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री के साथ अलग अलग क्या है मंत्री होते हैं, लेकिन उन मंत्री के बीच में क्या होता है, विभागों का बंटवारा होता है। उन मिनिस्टर्स के बीच में क्या होता है, डिपार्टमेंट का अलॉटमेंट होता है कि होम मिनिस्ट्री जो है अमित शाह जी संभालेंगे, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज, मतलब उसके जो हेड हैं वो कौन होंगे, मिस्टर अमित शाह। इसी तरह फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो कौन संभालेंगे, जो निर्मला सीतारमन जी हैं। जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, विदेश मंत्रालय, वो एस जयशंकर संभालेंगे। इसी तरह डिफेंस मिनिस्ट्री है, राजनाथ सिंह जी संभालेंगे। तो क्या हो रहा है, मंत्रियों के बीच क्या हो रहा है, मिनिस्टर्स के बीच क्या हो रहा है, डिपार्टमेंट का क्या हो रहा है, बंटवारा हो रहा है। यह पहली बार जो ऐसा पोर्टफोलियो सिस्टम था, यानी कि विभागीय सिस्टम, विभागीय प्रणाली, यह कब इंट्रोड्यूस किया गया, इन 1861 में, 1861 में जाकर इसे क्या हो गया, स्टार्ट किया गया, शुरू किया गया। इसके बाद की बात करते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, यहां पर दोस्तों याद रखिएगा प्रोविंसेस में भी, जो प्रोविंसेस थे, प्रोविंसेस या प्रांतों में, हिंदी में पहले मैं लिख देता हूं फिर इंग्लिश में लिख दूंगा, प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना की गई, प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना की गई, प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना की गई। लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल is created, was created, लिख लीजिए, was created in some provinces, कुछ प्रांतों में क्या होता है, इन सम प्रोविंसेस, जैसे सेंटर में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, केंद्रीय विधान परिषद है ना, उसी प्रकार याद रखिएगा जैसे केंद्र में क्या है, विधान परिषद है पूरे देश के लिए कानून बनाने के लिए, उसी तरह जो प्रोविंसेस हुआ करते थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस, वहां पर भी क्या हो गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया, वहां पर भी लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट किया गया ताकि वो अपना कानून बना सके। लेकिन वो जब कानून कोई बनाएंगे, जैसे वर्तमान में क्या होता है, एट प्रेजेंट क्या स्थिति है, वर्तमान में राज्यों का, जैसे मान लीजिए कि बिहार है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है, राजस्थान है, कर्नाटका है, वहां पर अगर उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए अगर कोई लॉ बनाना है, पर्टिकुलर स्टेट के लिए कोई कानून बनाना है, तो कौन बनाएगी, उस राज्य की लेजिस्लेटिव, उस राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली या उस राज्य का स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा। और जब भी वो कानून पारित होगा वहां से,
उस राज्य के विधानमंडल से, उस राज्य के स्टेट लेजिस्लेचर से पारित होगा, तो उस राज्य में गवर्नर होंगे और वो गवर्नर जब उस पर अपना एसेंट देंगे तो वो कानून बनेगा। यहां पर क्या किया गया, यहां पर किया गया कि स्टेट के अंदर यहां पर कुछ स्टेट जो थे, सभी प्रोविंसेस में नहीं, कुछ प्रोविंसेस में, सिर्फ कुछ प्रोविंसेस में क्या किया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया गया और कहा गया कि ये लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उस पर्टिकुलर प्रोविंस के लिए लॉ बना सकती है, लेकिन वो लॉ को फाइनल अप्रूवल कौन देगा, जब वो लॉ बनाएगी तो उस लॉ को अंतिम अनुमति कौन देगा उस समय, तो वो देगा वायसरॉय। कौन देंगे, गवर्नर जनरल या वायसरॉय देंगे उस समय। ठीक है, और ये प्रोविंसेस कौन कौन से थे, ये प्रोविंसेस कौन कौन से थे इसको आपको याद रखना है। तो याद रखना है, सबसे पहला था बंगाल, बंगाल, उसके बाद कौन सा था दोस्तों, याद रखिएगा पंजाब, पंजाब, और तीसरा था NWFP। ये सब नाम आपको पता होना चाहिए। NWFP इसका नाम था नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, हिंदी में भी मैं लिख दूंगा अभी, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, या इसे हिंदी में कहते हैं उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, है ना। क्लियर है यहां तक, इतना आप लोग लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। ठीक है विजय कुमार, अब आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब बताओ सर जी क्लास का स्केड्यूल। राहुल, क्लास का स्केड्यूल जो पॉलिटी होती है आपकी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है, ऐप पर जो आपको क्लास मिलती है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन मिलती है अभी, 11 बजे से 12 बजे तक। और आपको यूट्यूब पर फ्री सेशंस मिलते हैं प्रैक्टिस के, क्वेश्चन की प्रैक्टिस का फ्री सेशन यूट्यूब पर आपको प्रोवाइड किया जाता है। कब, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे 12:30 to 1:30। ओके, चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइएगा। बेशोरोआ, बेशोरोआ क्या है, क्या सर, बेशोरोआ मैं समझ नहीं रहा हूं, आप क्या पूछना चाह रहे हैं। मेरा एडमिशन कल हुआ है, बता तो दिया राहुल, है ना। बाकी के क्लास की स्केड्यूल आपको ऐप पर ही मिल जाएगी, है ना, कि कौन सी क्लास कितने बजे चलती है। मैं आपको अपनी क्लास का टाइम बता सकता हूं। और किसी का कोई डाउट है, अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, फिर हम चलेंगे इसके आगे, अगले पॉइंट पर मूव करेंगे। विजय कुमार राय जी, आपको अब कोई परेशानी तो नहीं है। 1 पॉइंट रिपीट करता हूं। ओके जी, देखिए 1 पॉइंट मैंने ये लिखा है, पोर्टफोलियो सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर फर्स्ट टाइम। पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब क्या, जैसे वर्तमान में सरकार है ना, सरकार में अलग अलग मंत्री होते हैं ना, अलग अलग डिपार्टमेंट है, होम डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, है ना, अब उसके बाद फॉरेन डिपार्टमेंट, है ना, उसके बाद आपका डिफेंस डिपार्टमेंट, इसी तरह आपका वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है। तो सबसे पहली बार जो ये विभागीय व्यवस्था, ये जो पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया 1861 में किया गया। ठीक है, आ गया समझ में, किसी को कोई दिक्कत। आगे चला हम लोग, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। इसी में क्या होता है याद रखिएगा, इसी कानून में क्या होता है कि वायसरॉय प्रोवाइडेड विथ वीटो पावर, वीटो पावर एंड ऑर्डिनेंस पावर, एंड ऑर्डिनेंस पावर। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा अभी, यानी वायसरॉय को या गवर्नर जनरल लिख सकते हैं, वायसरॉय को वीटो तथा वीटो शक्ति तथा अध्यादेश शक्ति प्रदान की गई। मतलब वीटो शक्ति पहले से ही था, एक्चुअली में यहां पर नया जो दिया गया ना, वो दिया गया ऑर्डिनेंस पावर। वीटो पावर तो पहले से था, लेकिन अभी जो नया दिया गया वो दिया गया ऑर्डिनेंस पावर, और वीटो पावर को भी कंटिन्यू रखा गया। ठीक है, अब ये जो ऑर्डिनेंस पावर है, ऑर्डिनेंस पावर की जब हम बात करते हैं तो ये ऑर्डिनेंस क्या होता है आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। वर्तमान में एट प्रेजेंट जो राष्ट्रपति का ऑर्डिनेंस पावर है, प्रेसिडेंट का जो ऑर्डिनेंस पावर है, वो किसमें है बता सकते हैं आप लोग, विच आर्टिकल,
देयर इज ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट हैव पावर टू इशू ऑर्डिनेंसेस। किस आर्टिकल में वर्तमान में बता सकते हैं आप लोग? मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कल चालू हो जाएगा ऋषि जी। अब हम लोग बात करते हैं यहां पर, देखिए ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है। अगर वर्तमान में मान लीजिए कि पार्लियामेंट के दो सदन हैं, एक है आपका लोकसभा या हाउस ऑफ पीपल और एक है राज्यसभा या हाउस ऑफ स्टेट, ये दो हाउसेस हैं। जब भी कानून बनेगा तो किसी भी बिल को, कोई भी विधेयक है, उसको कानून बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों ही हाउसेस से पारित करना पड़ेगा, दोनों ही सदन से पारित करके फिर राष्ट्रपति की सहमति लेनी पड़ेगी, तब जाकर वो कानून बनेगा, तब जाकर वो लॉ बनेगा। ठीक है सर, क्यों? क्योंकि हमारे देश में जो कानून बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, पूरे देश के लिए। और पार्लियामेंट किससे किससे मिलकर बना हुआ है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी कि हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ स्टेट एंड प्रेसिडेंट। इस तीनों से मिलकर राष्ट्रपति का मतलब कि संसद का निर्माण होता है, पार्लियामेंट का निर्माण होता है। अब मान लीजिए कि दोनों सदन, मान लीजिए कि दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सेशन में नहीं है। सेशन में नहीं होने का मतलब क्या है कि वो अभी उसका सत्र नहीं चल रहा है, उसकी बैठक नहीं चल रही है। क्योंकि हमारे संविधान के तहत हमारे देश में नॉर्मली जो संसद होती है वो पूरे वर्ष में 3 बार मिलती है, एक बार बजट सत्र में, एक बार मानसून सत्र में, एक बार विंटर सेशन में, यानी शीतकालीन सत्र में। यानी हमारे देश में नॉर्मली पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन एंड विंटर सेशन। और बाकी मान लीजिए कि ऐसा कोई टाइम है जिस समय पार्लियामेंट का दोनों ही हाउस सेशन में नहीं है, या फिर कोई एक भी हाउस सेशन में नहीं है, और उस समय देश के लिए किसी कानून को बनाना अनिवार्य है। कोई भी कानून बनाना क्या है? नेसेसरी है। तो हमारे देश में राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है कि राष्ट्रपति उस टाइम के लिए, जिस समय तक संसद, जिस समय तक पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, उस समय तक के लिए प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? एक टेम्पररी लॉ बना सकते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या? ऑर्डिनेंस, या जिसे हम कहते हैं अध्यादेश। जो टेम्पररी लॉ होता है ना, जो मतलब राष्ट्रपति के द्वारा इशू, जो ये टेम्पररी लॉ बनाया गया, जो टेम्पररी कानून होता है, उसी को हम अध्यादेश कहते हैं, ऑर्डिनेंस कहते हैं। और ये जो ऑर्डिनेंस जो होता है, उसको जैसे संसद का सेशन, जैसे पार्लियामेंट का सेशन फिर से स्टार्ट होगा, यानी कि जैसे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस फिर से मिलेंगे, दोनों हाउसेस फिर से सेशन अपना स्टार्ट करेंगे, तो सेशन के स्टार्ट होने के 6 वीक के अंदर अंदर अगर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से इसे पास कर दिया जाता है, अगर संसद के दोनों सदन से इसे पारित कर दिया जाता है, तो वो एक परमानेंट कानून बन जाएगा। और अगर पार्लियामेंट के दोनों सत्र से अगर उसे पारित नहीं किया गया, अगर वो पास नहीं हुआ, तो वो कानून वहां पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक टेम्पररी लॉ था जो कि उस समय के लिए जारी किया गया था, जिस समय तक के लिए संसद सत्र में नहीं है। ठीक है, संसद ही अगर उसे पारित नहीं करेगा तो वो कानून फिर लागू नहीं होगा, वो कानून वहीं पर खत्म हो जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है, मान लीजिएगा, मेरी बात को बहुत ध्यान, जब मैं समझाना चाह रहा हूं आप लोग उसे समझने का प्रयास करें, लिखने का काम मैं कम कर दूंगा। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑर्डिनेंस जारी किया गया, अभी मान लीजिए कोई एक भूमि अधिग्रहण कानून लागू किया गया, भूमि अधिग्रहण कानून, मान लीजिए कि अभी भूमि अधिग्रहण कानून लागू कर दिया गया। आज ये जो भी आज तारीख है, मान लीजिए 20 नवंबर को ऑर्डिनेंस जारी किया गया। इसको, यह ऑर्डिनेंस जारी किया गया, किसने किया? प्रेसिडेंट ने किया, क्योंकि अभी पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। मान लीजिए ऐसे अभी सेशन स्टार्ट होगा पार्लियामेंट का, मानसून सत्र। अब मान लीजिए कि अभी आगे चलकर 10 दिसंबर से पार्लियामेंट का मानसून सत्र स्टार्ट होता है, 10 दिसंबर से पार्लियामेंट का मानसून सत्र स्टार्ट होता है, और 10 दिसंबर के 6 वीक के बाद इसे पार्लियामेंट पास नहीं करती है, यानी कि यह 10 दिसंबर से 6 वीक तक लागू रहा। 6 वीक के बाद यह कानून क्या हो गया? खत्म हो गया। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब सवाल यह उठता है कि इस दौरान अगर इस कानून के तहत किसी किसान की जमीन ली गई है, किसी किसान की जमीन को अगर इस कानून के तहत एक्वायर किया गया है ना, या किसी नॉर्मल इंडिविजुअल के जमीन को एक्वायर किया गया, किस दौरान? इस 20 नवंबर से लेकर इस टाइम के दौरान, क्योंकि इस समय तक तो यह कानून लागू है। इसके बाद जाकर यह कानून क्या हो रहा है? निरस्त हो रहा है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो रहा है। सवाल उठता है कि इस समय जो किसान का जमीन वो
इसके तहत अधिग्रहण किया गया, किसान की जमीन को एक्वायर किया गया, फार्मर्स के लैंड का एक्विजिशन हुआ, तो ये वैध माना जाएगा या इसे भी अवैध घोषित कर दिया जाएगा, इसे फिर से वापस किसानों को दे दिया जाएगा। याद रखिएगा, जब भी कोई मतलब ऑर्डिनेंस जारी रहता है, लागू रहता है, तो उस समय को उसके कानून के निरस्त होने के पहले जो फैसले लिए गए हैं वो वैध रहेंगे। यानी कि ये जो किसानों की जमीन है उसे वापस नहीं की जाएगी, क्योंकि इस समय वो कानून लागू था। कानून निरस्त कब हुआ? इस समय के बाद। इस समय के बाद किसी तरह का कोई अधिग्रहण नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके पहले अगर कोई एक्विजिशन हुआ है तो वो वैध माने जाएंगे। और किसी भी ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम वैलिडिटी जो होती है, कोई भी अध्यादेश है उसकी जो मैक्सिमम वैधता होती है, अधिकतम वैधता होती है, वो कितनी होती है? 6 मंथ प्लस 6 वीक होती है। याद रखिएगा, 6 महीने प्लस 6 मंथ हो। नहीं, मैं नहीं गया था। लोकसभा इलेक्शन में कौन कौन आते हैं, इस तरह के सवाल आप लास्ट में पूछिएगा। आप कौन से सभा का इलेक्शन होगा? सर अब कौन से? अभी लोकसभा का इलेक्शन होगा राहुल, जो 2024 में इलेक्शन होगा, है ना। आप ना राहुल शुरू से लेक्चर्स देखेंगे ना, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सर पार्लियामेंट सेशन क्या होता है? पार्लियामेंट का सेशन मतलब क्या होता है? जैसे राहुल हम लोग क्लास कर रहे हैं, अभी सभी लोग आ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है ना, आप लोग पढ़ के चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? एक तरह से इसी तरह जो संसद के सदस्य होते हैं वो फॉर ए पर्टिकुलर टाइम क्या होता है, संसद भवन में जाते हैं, अपने अपने हाउसेस में, लोकसभा और राज्यसभा में बैठते हैं और पूरे देश के लिए कानून बनाते हैं, पूरे देश के मतलब जो अलग अलग मुद्दे हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं, है ना। तो वो जो ड्यूरेशन, जिस समय वो संसद के अंदर जाकर बैठते हैं, कानून बनाते हैं, उसको कहा जाता है सत्र। और पूरे वर्ष में पार्लियामेंट ऐसे 3 बार मिलती है, एक बार बजट सत्र के दौरान, एक बार मानसून सत्र के दौरान, एक बार शीतकालीन सत्र के दौरान, ठीक है। टोटल हमारे देश में कितने संसद हैं अजय? पूरे देश में, हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही संसद है ना। हाँ, विधानसभा की, विधानमंडल की बात करते हैं तो अलग अलग राज्यों में उनका अपना विधानमंडल है। संसद की बात करेंगे तो पूरे देश में एक ही संसद है और उसके 2 सदन है। उसी संसद के अंदर 2 सदन है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। क्लियर है? पीएम की पार्टी से क्वेश्चन होते हैं, मतलब मैं आपका नहीं समझ पा रहा हूं। यूथ पार्लियामेंट सेशन क्या है? अरे यूथ पार्लियामेंट सेशन क्या होता है ना, देश के जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज होते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहां से कुछ युवाओं को कलेक्ट किया जाता है और उनका एक यूथ पार्लियामेंट कंडक्ट कराया जाता है, ओरिजिनल पार्लियामेंट के अंदर ही, ताकि वो देश के अंदर कैसे कानून बनते हैं, देश के अंदर कैसे शासन होता है, कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं पूरे देश के लिए, उसकी समझ विकसित हो सके उनमें, उसका यूथ पार्लियामेंट किया आयोजन किया जाता है ना। ये संसद के द्वारा करवाया जाता है, संसद का जो सचिवालय है उसके द्वारा इसका आयोजन होता है, जिसमें कि देश के बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां से कुछ बच्चों को चुना जाता है और वहां पर मतलब उस समय जो यूथ पार्लियामेंट के अंदर पीएम, स्पीकर सब अपॉइंट होते हैं उसमें। सर बिना सेशन के लोकसभा राज्यसभा में नहीं जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं बिना सेशन के, कैसे जाएंगे? ऑर्डिनेंस को हम एक टेम्पररी एक्ट बोल सकते हैं, बिल्कुल टेम्पररी एक्ट ही बोलेंगे सौरभ, ठीक है। और किसी की कोई दिक्कत? और किसी का? चलिए अब हम लोग बात करते हैं। तो यहां पर दोस्तों क्या हो गया? ऑर्डिनेंस शक्ति दिया गया, यानी कि ये प्रोविजंस थे किसके अंदर? ये प्रोविजंस थे। और वर्तमान में जो राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति है वो किसके तहत प्रदान की गई है? आर्टिकल 123 के तहत प्रदान की गई है, याद रखिएगा, आर्टिकल 123 वर्तमान में जो राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। देखो, अध्यादेश क्या होता है? जैसे कानून बनाने के लिए संसद के दोनों सदनों का सत्र में होना अनिवार्य है, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस का सेशन में होना अनिवार्य है। मान लीजिए किसी समय पर ऐसा समय होता है, कई बार ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट पूरे वर्ष में 3 ही बार मिलती है, 3 ही सत्र होते हैं पूरे वर्ष। तो ऐसा है नहीं कि पूरे वर्ष क्या कहते हैं सदन चलता रहता है, नहीं, गैप रहता है उसमें। जैसे बजट सत्र हुआ उसके बाद कुछ गैप रहता है, फिर आपका मानसून सत्र होता है, फिर उसके बाद गैप होता है, फिर विंटर सेशन होता है। तो उस गैप के दौरान जिस समय संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा है, यानी कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस जो हैं, या तो दोनों हाउसेस के सेशन या किसी एक का भी सत्र नहीं चल रहा है, और उस समय देश के लिए किसी कानून को बनाने अनिवार्य है, तो प्रेसिडेंट क्या हो करेंगे? उस पर्टिकुलर टाइम के लिए कुछ टेम्पररी लॉ बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? ऑर्डिनेंस कहते हैं, अध्यादेश कहते हैं, ठीक है। असीन, क्या वर्तमान में हम पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज डिस्कस कर रहे हैं? मैं मतलब क्या अभी संसदीय गतिविधियों को डिस्कस कर रहा हूं?
जब संसदीय गतिविधियां डिस्कस करेंगे तो वहां पर आपको बताएंगे कि प्राइम मिनिस्टर से कौन सवाल पूछ सकता है, किस दौरान सवाल पूछ सकता है, कितने प्रकार के सवाल पूछ सकता है, सब कुछ बताएंगे। पीएम से सेशन के ड्यूरिंग सवाल अपोजिशन पार्टी पूछती है, बिल्कुल पूछती है, क्यों नहीं पूछेगी, उनका हक है, अधिकार है। अपोजिशन पार्टी के, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स भी पूछ सकते हैं। मान लीजिए आप बीजेपी के मेंबर हैं, बीजेपी से एमपी हैं, आप बीजेपी के मिनिस्टर से सवाल पूछ सकते हैं। बताइए इस आपने रेल मंत्रालय में इतने पैसे का क्या किया, आपने पूरे वर्ष में कितने नए वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाया, बिल्कुल पूछ सकते हैं। वीटो पावर क्या है? वीटो पावर का मतलब होता है अद्वैत, कोई भी बिल अगर दोनों सदन से पास होकर के राष्ट्रपति के पास जाए, उस कानून को बनने से मना करते हैं, उस पर अपनी सहमति नहीं देना, दैट इज वीटो पावर, है ना, उसे बोलते हैं मना करने की शक्ति। वो वर्तमान में आर्टिकल 111 में है, इस चीज को आप याद रखें। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, अगले पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दोस्तों कौन सा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मतलब इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 सॉरी, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। कल से हम लोग मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर लेंगे, याद रखिएगा 1892। फर्स्ट टाइम इनडायरेक्ट इलेक्शन, अभी तक नॉमिनेशन चल रहा था, अब यहां पर देखिए इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस हो गया, इनडायरेक्ट इलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड, ऐसे लिख लो ये तो ये ज्यादा सही रहेगा। इनडायरेक्ट इलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड, इनडायरेक्ट इलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड, इनडायरेक्ट इलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर फर्स्ट टाइम, यानी पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई, पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन की क्या हुई? शुरुआत हुई। यानी कि पहली बार यहां पर क्या होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट होता है, किसके लिए? लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स के लिए। ठीक, ठीक। जो आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर अभी तक क्या हो रहे थे? नॉमिनेट होकर आ रहे थे, मनोनीत होकर आ रहे थे, लेकिन इस कानून के तहत का क्या कर दिया गया कि अब जो है उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव, डायरेक्ट नहीं, बल्कि लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, यानी कि लोगों के द्वारा जो चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो प्रांतों के जो सदस्य हैं, वो चुनकर भेजेंगे। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहां पर क्या होता है, इसमें याद रखिएगा, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे उनको बजट पर क्वेश्चन पूछने का अधिकार दिया गया। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, किसके? जो वायसरॉय की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हैव गिवन पावर टू आस्क क्वेश्चंस। यानी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स थे, अगर कोई कानून बन रहा है उस पर वो क्या कर सकते हैं? सवाल पूछ सकते हैं। ठीक, लेकिन उसके लिए उनको 6 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, 6 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा कि ये सवाल है हमारा। ठीक, 6 दिन का समय देना पड़ेगा जवाब के लिए। मान लीजिए जो भी जवाब मिला उसमें से आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे यहां पर। यानी कि अगर मान लीजिए कि मैं आपको, जैसे आप हमसे पूछें सर ऑर्डिनेंस क्या होता है, मैंने आपको बताया कि संसद के दोनों सदन, है ना, अगर सत्र में ना हो, ठीक है, तो राष्ट्रपति का यह अधिकार है कि वो उस दौरान टेम्पररी लॉ इश्यू कर सकता है, जिसे हम ऑर्डिनेंस कहते हैं, अध्यादेश कहते हैं। मैंने आपको उत्तर दिया, अब आपने मेरे उत्तर से ही सवाल पूछा कि सर ये संसद का सत्र क्या होता है। ये मेरा उत्तर था, मेरे उत्तर से आप संतुष्ट नहीं, उसमें से जो संसद का सत्र है वो उससे आपने सवाल पूछ लिया कि सर संसद का सत्र क्या होता है बताइए। यानी कि आपने क्या किया? मैंने जो सवाल का जवाब दिया उस सवाल में, उस जवाब में से आपने फिर से सवाल पूछा। ये कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं पूरक प्रश्न कहते हैं, इसे हम लोग सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कहते हैं।
यहां पर अधिकार दिया गया सिर्फ प्रश्न पूछने का, और जो भी प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही बार प्रश्न पूछ सकते हैं, आप प्रश्न के उत्तर में से फिर प्रश्न नहीं पूछ सकते। यानी कि यहां पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं दिया जाता है, याद रखिएगा, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन नॉट बी आस्क्ड, कैन नॉट बी आस्क्ड, यानी कि पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते, सिर्फ एक ही बार प्रश्न पूछ सकते हैं। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाता है, कब दिया जाता है? 1909 में। पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते, ठीक है। ये बात सभी को क्लियर हुई? किसी को कोई दिक्कत इसमें? सर ये क्या हो रहा है, ऐप में क्लास स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं हो रही है। नेक्स्ट सिंगानिया जी, ऐप को अपडेट कर लीजिए, है ना, फिर क्लास आपकी चलने लग जाए। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए, फिर हम चलते हैं इसके आगे अगले पॉइंट पर। हाँ, उसी क्वेश्चन में डाउट हो तो मनाशीष जी आप यहां पर, इसमें यह अधिकार नहीं दिया गया, उस क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। यहां पर यह अधिकार दिया जाता है कब? 1909 के एक्ट के तहत दिया गया। इस समय पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया, यानी कि अगर क्वेश्चन में डाउट है तो आप नहीं पूछ सकते हैं दोबारा प्रश्न, ठीक है। अच्छा, दूसरे लाइन की हिंदी, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, इसे हिंदी में लिख लीजिए। विधान लेजिस्लेटिव काउंसिल के, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद के सदस्यों को, यानी केंद्रीय, ऐसे लिख लीजिए, केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। हिंदी में यहां पर मैंने लिख दिया, सॉरी मैं हिंदी में लिखना भूल गया था, है ना, कोई नहीं, लिख लीजिए। अब PRSTV सिस्टम से इलेक्शन होते थे, यस सौरभ जी, ठीक है, एक बार और समझा दीजिए। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। देखो, भारत परिषद अधिनियम, इसमें सबसे पहली बात क्या हुई कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स के लिए, जो वायसरॉय की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी, जिसका नाम था काम दा कानून बनाना, पहले अभी तक उसके सदस्य मनोनीत हुआ करते थे, नॉमिनेट हुआ करते थे, लेकिन अब से क्या किया गया कि उन सदस्यों का निर्वाचन होगा। लेकिन कैसा निर्वाचन होगा? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं, बल्कि कैसा होगा? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, यानी कि लोगों के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। दूसरा क्या किया गया? मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स से अगर कोई कानून बन रहा है उस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया उनको, प्रश्न पूछने का, यानी कि आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो जवाब मिल गया आपको तो उससे फिर आप दोबारा प्रश्न नहीं पूछ सकते, यानी कि आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन कब दिया जाता है? 1909 में दिया जाता है। ओके, क्लियर है यहां तक? आ गया समझ में? हाँ जी, आगे चला हम लोग। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? राजस्थान में कितने विधायक हैं सर? वहां पर 200 सीट है राजस्थान में विधानसभा की, 200 सीट। सर एक बार और बता दीजिए, अभी तो अभय बताया। डाउट को उस समय आपके मन में डाउट है तो आप उसे क्लियर नहीं कर सकते हैं रोशन हजम जी। अगर आपको उस समय मतलब कि कानून बन रहा है और आपको कोई सवाल पूछना है, आप एक बार सवाल पूछिए, अगर आपको सवाल का उत्तर मिल गया, आपको डाउट है, नहीं पूछ सकते हैं आप, है ना, नहीं दिया गया था यह अधिकार उस समय, ठीक है।
चलिए अब हम लोग बात करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट है, यहीं पर क्या होता है याद रखिएगा, गवर्नर जनरल या वायसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल, गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल में सदस्यों की संख्या यानी मेंबर्स की संख्या, सदस्यों की संख्या को 10 से बढ़ाकर 16 की गई। 10 से बढ़ाकर कितनी की गई? 16 की गई। यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। नहीं, उस पर रेस्ट्रिक्शन थी, है ना, कितने भी नहीं जा सकते थे, ठीक है सौरभ, कितने भी नहीं जा सकते थे, उस पर रेस्ट्रिक्शन थी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसे कहते हैं भारत शासन अधिनियम। कल से हमारा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। भारत शासन अधिनियम 1909, इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं मॉर्ले मिंटो सुधार, मॉर्ले मिंटो सुधार। अब क्यों कहते हैं मॉर्ले मिंटो सुधार इसे? एमएलसी की सीट कितनी है, कहां पर एमएलसी की सीट कितनी है? अब बट ये मतलब आपका पता नहीं, आप लोगों का ना, एक चीज मैं आप लोगों को पहले बता दूं, आपको जो मैं पूछ रहा हूं इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो आप इस टॉपिक से पूछिए। आप ना कहीं पार्लियामेंट में चले जा रहे हैं, एमएलसी में चले जा रहे हैं, अलग अलग चीजों में चले जा रहे हैं आप। भाई साहब जब हम लेजिस्लेटिव काउंसिल बताएंगे ना, आर्टिकल 169 क्रिएशन और अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जब हम बात करेंगे आर्टिकल 171 कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, वहां पर आपको बताएंगे कि किस किस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, कौन कौन से ऐसे 6 राज्य हैं जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और उसमें किस राज्य में कितनी लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीटें हैं। किसी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में उसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या हो सकता है, मिनिमम स्ट्रेंथ क्या हो सकता है, वो सब डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ना अभी हर सवाल का जवाब अभी चाहिए तो ये नहीं है संभव। हम चीजों को टॉपिक वाइज एक सिलसिलेवार ढंग से पढ़ेंगे। ये नहीं कि अभी आप किसी बच्चे ने लेजिस्लेटिव काउंसिल का सवाल पूछा तो मैं पूरा इस टॉपिक को छोड़ के लेजिस्लेटिव काउंसिल पढ़ाने लग जाऊं, है ना। भाई साहब हर चीज का एक टाइम होता है, हर चीज का एक समय होता है, तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखा करिए, थोड़ा सा मतलब धैर्य बना कर रखिए। उस चीज पर जब आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, है ना, वहां पर पढ़ेंगे उस चीज को। मॉर्ले मिंटो सुधार इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि दोस्तों इस समय जो मॉर्ले हुआ करते थे ना, मॉर्ले याद रखिएगा, मॉर्ले क्या हुआ करते थे? ये भारत सचिव थे। ये क्या थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत सचिव हुआ करते थे। और मिंटो क्या थे इस समय? मिंटो जो थे इस समय दोस्तों क्या थे? भारत के वायसरॉय थे, वायसरॉय ऑफ इंडिया थे ये, भारत के क्या थे? ये वायसरॉय थे। और इसलिए इसे दोस्तों नाम दिया गया क्या? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म नाम दिया गया, ठीक है। ये 1909 में जब ये आता है तो उस समय हमारे भारत सचिव जो होते हैं वो मॉर्ले होते हैं, लॉर्ड मॉर्ले। और लॉर्ड मिंटो क्या होते हैं? उस समय भारत के वायसरॉय होते हैं, इसलिए इसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म नाम दिया गया, ठीक है। आप तब इसी का दूसरा नाम था, इसी का दूसरा नाम था, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या होता है, सबसे पहले सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार दिया गया। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री जो मैंने बताया ना, वहां पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, यानी कि अब यहां पर दे दिया गया कि भाई साहब पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया कि आप पूरक प्रश्न अगर पूछना चाहो तो पूछ सकते हैं। दूसरी बात क्या होती है यहां पर, उसे हम लोग समझते हैं।
यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। पहले आप लोग इतना लिखे फिर चलते हैं इसके। यार बिल्कुल आएंगे आशुतोष, है ना, वहां तो बहुत बेसिक बेसिक चीजें आती है ना, है ना, बहुत बेसिक बेसिक चीजें आती है, तो उसमें तो है ना, कहाँ आप यूपीएससी की बात कर रहे हैं और कहाँ आप जीडी की बात कर रहे हैं, है ना। हाँ तो बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें आती है। यहां तक और किसी को कोई समस्या है तो बताइए, आगे चले हम लोग। सर लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन, अच्छी ये तो बता दिया आपका डाउट। कैन आई मूव, अगले पॉइंट पर चलें। ठीक है, इस सर इससे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे गौरी तलार जी। मान लीजिए कि अभी जैसे वर्तमान में मैं चर्चा करूं, वर्तमान में मान लीजिए कि वुमन रिजर्वेशन के लिए बिल लाया जाए, है ना, वर्तमान का संसद है, वहां पर क्या हो गया कि वुमन रिजर्वेशन के लिए बिल लाया और कह दिया गया कि जो पार्लियामेंट, जो लोकसभा है और विधानसभा है, उसमें वुमन के लिए 33% सीट रिजर्व रहेंगी, ऐसा उसमें प्रावधान। अब आपने जैसे बिल आया, आपने मुझसे प्रश्न पूछा, मान लीजिए कि मैं मतलब कि महिला कल्याण मंत्री, आप एक संसद के सदस्य हैं और आपने हमसे सवाल पूछा कि ये बताइए महिलाओं को क्या सभी राज्य की विधान परिषद में रिजर्वेशन मिलेगा, सभी राज्य के सॉरी विधानसभा में रिजर्वेशन मिलेगा, तो मैं कहूंगा हाँ, जो सभी राज्य की विधानसभा है वहां पर रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, आप कहेंगे कि जो ये बताइए मेरे सवाल में से क्या कि ये जो रिजर्वेशन है महिलाओं को जो दिया जा रहा है वो एससी एसटी को जो रिजर्वेशन है उसके इतर दिया जा रहा है या उसमें एससी एसटी वाला भी शामिल होगा? मैं कहूंगा नहीं, ये जो है महिलाओं को उसके अतिरिक्त 33% का रिजर्वेशन दिया। इस तरह का जब मैं आपसे कोई सवाल, आपको सवाल का जवाब बताऊं और उस जवाब में से अगर आप कोई सवाल पूछते हैं तो उस जवाब में से सवाल पूछने का अधिकार दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए सचिन शर्मा जी यूट्यूब पर सेशन होता है ना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए, और आपको क्वेश्चन का पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाएगा जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट होगा तो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। यहां पर देखिए सबसे पहली बार क्या होती है, सबसे पहली बात किसमें, अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 की। यहां पर देखिए सबसे पहली बात क्या होती है कि जो उस समय भारत के अंदर दो क्षेत्र हुआ करते थे, ध्यान से समझिए, जो मैं समझाना चाह रहा हूं इसे आप लोग ध्यान से समझो। कुछ क्षेत्र ऐसे हुआ करते थे जहां पर कि मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा था और कुछ क्षेत्र ऐसे हुआ करते थे जहां पर हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये दो तरह के क्षेत्र हुआ करते थे भारत में। एक क्षेत्र जहां पर मान लीजिए 70% क्या है, हिंदू है, और 30% क्या है यहां पर मुस्लिम है। और एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर 70% क्या है, मुस्लिम है, और 30% क्या है यहां पर हिंदू है। यानी कि ये ऐसा है, यहां पर माइनॉरिटी में मुस्लिम है, माइनॉरिटी में कौन है, मुस्लिम है यहां पर, और यहां पर माइनॉरिटी में कौन है, यहां पर माइनॉरिटी में कौन है, हिंदू है। समझिएगा इस चीज को। भारत में उस समय दो क्षेत्र हुआ करते थे, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर हिंदू मेजोरिटी में हुआ करते थे और एक ऐसा क्षेत्र जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी में हुआ करते थे। यहां पर जो मिंटो ने क्या किया, कानून बनाए, यहां पर सबसे पहले क्या किया, मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम was introduced, was introduced for Muslims, for Muslims। यानी कि मुस्लिम के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की, मुस्लिम के लिए
अलग निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। कहां पर? यहीं पर स्टार्ट होती है। यहां पर जो लॉर्ड मिंटो थे उन्होंने कहा कि ऐसा जो क्षेत्र है, बहुत ध्यान से समझिएगा, उन्होंने कहा कि ऐसा क्षेत्र जहां पर हिंदू मेजोरिटी में है, मुस्लिम माइनॉरिटी में है, यहां पर चुनाव कौन लड़ सकता है? बोथ हिंदू एंड मुस्लिम कैन वोट। यानी कि यहां पर बोथ हिंदू और मुस्लिम, यानी कि यहां पर हिंदू और मुसलमान दोनों ही चुनाव लड़ सकते हैं। और यहां पर ही क्या कहा कि बोथ हिंदू एंड मुस्लिम कैन कंटेस्ट इलेक्शन, एंड मुस्लिम कैन कंटेस्ट इलेक्शन। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। यानी कि क्या कहा इस प्रोविजन में, क्या किया गया, इस प्रावधान में क्या किया गया? कहा गया कि कोई ऐसा क्षेत्र जहां पर कि मुस्लिम मेजोरिटी में है, सॉरी हिंदू मेजोरिटी में है, ऐसे क्षेत्रों में हिंदू और मुसलमान दोनों ही निर्वाचन, दोनों ही क्या कर सकते हैं? वोट कर सकते हैं। और ऐसा क्षेत्र जहां पर हिंदू मेजोरिटी में है, वहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही चुनाव लड़ सकते हैं। निर्वाचन प्रणाली का मतलब रोशन, किसी चीज के निर्वाचन का सिस्टम, कैसे किसी को चुना जाएगा, किसी का इलेक्शन कैसे होगा, इलेक्शन का तरीका क्या होगा, उसी को कहते हैं निर्वाचन प्रणाली। याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर लेकिन कहा गया कि ऐसा क्षेत्र जहां पर क्या मुस्लिम मेजोरिटी में है, जहां पर मुस्लिमों की संख्या अधिक है, वहां पर क्या होगा? ओनली मुस्लिम क्या कर सकते हैं? कैन वोट। सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम चुनाव लड़ सकते हैं और ओनली मुस्लिम कैन कंटेस्ट इलेक्शन। यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां पर मुस्लिम क्या है? मेजोरिटी में है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम क्या कर सकते हैं? वोट कर सकते हैं। और सिर्फ मुस्लिम ही क्या कर सकते हैं? चुनाव लड़ सकते हैं। और इसी को कहा गया सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम फॉर मुस्लिम। यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां पर मुसलमान मेजोरिटी में होंगे, वहां पर हिंदू ना तो वोट कर सकते हैं और ना ही हिंदू क्या कर सकते हैं? चुनाव लड़ सकते हैं। और ऐसी प्रणाली को स्टार्ट किया किसने? लॉर्ड मिंटो ने। और इसलिए दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का पिता कौन है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का पिता कौन है, तो याद रखिएगा लॉर्ड मिंटो है। क्योंकि लॉर्ड मिंटो ने ही ऐसी प्रणाली को क्या किया? जन्म दिया। और यहीं से राजनीति शुरू होती है किसकी? हिंदू और मुस्लिम को विभाजन की राजनीति शुरू करती है कौन? अंग्रेज। हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो मतलब पाकिस्तान के अगर जन्म की अगर बात देखें यहां पर, तो यहीं से भी पाकिस्तान का जन्म होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि हिंदू और मुस्लिम को अलग करने का जो राजनीति है यहीं पर स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है पॉइंट? यहां बिल्कुल गलत है, लेकिन यही किया गया था और इसी का परिणाम है कि आज पाकिस्तान अलग है। अगर ऐसा नहीं होता तो अलग पाकिस्तान की आगे ना मांग उठती, ना ही अलग पाकिस्तान का जन्म। क्लियर है? आ गया समझ में? किसी को कोई दिक्कत? यानी कि अगर आपसे कभी पूछा जाए कि हु वाज फादर ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम इन इंडिया, मतलब कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम इन इंडिया, तो याद रखिएगा लॉर्ड मिंटो। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए, तो हम लोग इसके आगे की बात करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम, कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम इन इंडिया, ये कौन है? याद रखिएगा लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो है। यानी भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जन्मदाता या भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का पिता, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का पिता या इसका जन्मदाता वो कौन है? लॉर्ड मिंटो है। कौन है? लॉर्ड मिंटो। क्लियर है यहां तक सभी को? बिल्कुल। फूट डालो राज करो की नीति यहीं से स्टार्ट होती है।
क्लियर है? नहीं नहीं, देखो वो तो अलग है, मतलब इन्होंने तो बढ़ावा दिया, आगे मांग किसने करी? जन्म तो जो मतलब हिंदू और मुस्लिम के बीच जो फूट डालने की नीति है वो यहीं से स्टार्ट होती है ना, लेकिन उसको मांग आगे चलकर पाकिस्तान को तो जिन्ना वगैरह ने मांग किया। हाँ, ठीक है? अगर आपसे इस तरह से तो जिन्ना होंगे वहां पर। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहां पर क्या हुआ कि यहां पर याद रखिएगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हुआ करती थी, यानी जो मैंने आपको बताया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल was renamed as imperial legislative council, was renamed as imperial legislative council, यानी कि याद रखिएगा केंद्रीय विधान परिषद को क्या नाम दिया गया? जो वॉइसरॉय की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसका क्या नाम हुआ करता था? केंद्रीय विधान परिषद, यही नाम हुआ करता था। केंद्रीय विधान परिषद को इंपीरियल विधान परिषद नाम दिया गया, इंपीरियल विधान परिषद नाम दिया गया, इंपीरियल विधान परिषद नाम दिया गया। यह काम सब कब हो रहा है? 1909 में। इतना पहले लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे और क्या बातें होती है यहां पर। ठीक है, लॉर्ड मिंटो कहां का था? अरे ब्रिटेन का था, है ना। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यहीं से स्टार्ट होती है पंकज, बिल्कुल, है ना। देखिए केजीएस यूजर जी, ये क्या है कि हार और जीत का गेम ही है ना, किसी ना किसी एक टीम को तो हारना था, जिसने बेहतर प्रदर्शन किया उसने जीता। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा नहीं, कितनी अच्छी फील्डिंग की, हमारे फील्डर वहां पर कमजोर पड़ गए, हमारी फील्डिंग देखिए, उनकी फील्डिंग देखिए, वो ज्यादा तैयार थे हमसे। ठीक है, किस्मत भी कह सकते हैं, कई सारे कारण हैं हारने के, तो ये हार और जीत का गेम है, किसी ना किसी को तो हारना है, किसी ना किसी को तो जीतना है ना। चलिए खैर, हम लोग अपने सर बट दोनों सेम होने चाहिए थे, वही तो यहां पर, यही तो डिवाइड एंड रूल कैसे होता फिर, है ना। अगर एक रहते तो फिर तो वो 1947 से पहले ही चले जाते भारत से, फिर और 40 साल कैसे शासन करते वो भारत में, समझ रहे हैं खुशी जी। इंपीरियल, इंपीरियल ठीक तो लिखा है, क्या गलत लिखा है? इंपीरियल, अच्छा यहां पर ये सब बेसिक बेसिक चीजें हैं, इसको आप खुद भी लिख सकते हैं, इंपीरियल। ठीक है, यस सर, बट इस बार पूरा भरोसा था। हाँ ये तो है, भरोसा था, इतनी अच्छे फॉर्म में थी टीम। चलिए खैर, हम लोग अगले मुद्दे पर चलते हैं। आगे चले, 2 पॉइंट और लिखेंगे, फिर आज के सेशन को हम लोग कंक्लूड करेंगे। ठीक है सर, थर्ड पॉइंट रिपीट, थर्ड पॉइंट मैंने कहा लिखा है, यही चीज को हमने हिंदी में लिखा है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रीनेम्ड एज इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, केंद्रीय विधान परिषद को इंपीरियल विधान परिषद नाम दिया गया। यानी जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी ना, जिसे पहले केंद्रीय विधान परिषद बोलते थे, उसको अब क्या बोला जाने लगा? इंपीरियल विधान परिषद, इंपीरियल विधान परिषद बोला जाने लगा। ठीक है, अरे नाम चेंज कर दिया गया बस, जो जैसे वर्तमान में केंद्रीय विधान परिषद उसे क्या संसद बोलते हैं, उसी तरह वहां पर नाम बदल दिया गया उसका, कह दिया गया इंपीरियल विधान परिषद कहेंगे आज से इसे। इसके बाद की बात करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा यहां पर 2 पॉइंट और हम लिखेंगे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मतलब इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल अब बोला जाने लगा, जिसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स की संख्या को, मेंबर्स की संख्या को 16 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया। 16 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 60 कर दिया गया। और याद रखिएगा कि फॉर फर्स्ट टाइम इंडियन was nominated in एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय। अभी तक देखो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोई भी इंडियन मेंबर को नॉमिनेट नहीं किया गया था। यानी कि यहां पर पहली बार क्या होता है कि जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, पहली बार
वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वायसराय की कार्यकारी परिषद में या कार्यकारिणी परिषद में, कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय को क्या किया गया, एक भारतीय को मनोनीत किया गया। और वो भारतीय कौन थे, और वो भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। वो इंडियन कौन थे, एसपी सिन्हा। बाद में इनको लॉर्ड की भी उपाधि दी जाती है, एसपी सिन्हा, है ना। और एज ए कौन से मिनिस्टर ये जुड़े थे, एज ए लॉ मिनिस्टर, एज ए लॉ मेंबर इन्होंने ज्वाइन किया था। इनको नॉमिनेट किया गया था किसमें, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा। ठीक है, क्लियर। इसके बाद दोस्तों याद रखिएगा एक पॉइंट कि पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर फर्स्ट टाइम, डायरेक्ट इलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की यहां पर शुरुआत होती है, इंट्रोड्यूस्ड फॉर फर्स्ट टाइम। पहली बार यहां पर किसकी शुरुआत होती है, हिंदी में लिख लीजिएगा, पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई। अप्रत्यक्ष की कब हुई, 1892 में, लेकिन प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत कब हुई, 1909 में। पहली बार यहां पर प्रत्यक्ष निर्वाचन की क्या होती है, शुरुआत होती है। इस चीज को आप याद रखें, ठीक है। तो एक बार आपने टेक्निक का, एक बार जो है आस्था जी, आप सपोर्ट के नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या बता दीजिए, वो आपकी बेहतर हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बाकी कल हम लोग दो एक्ट देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये दो एक्ट देखने के बाद कल हम लोग स्टार्ट करेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और नेक्स्ट वीक से हम लोग आर्टिकल वगैरह स्टार्ट कर लेंगे। हाँ, फ्रॉम नेक्स्ट वीक प्रकाश हम लोगों का आर्टिकल वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 ये सब, ठीक है। चलिए, यहां तक किसी को कोई समस्या हो, परेशानी हो तो बताइए, और नहीं है हम लोग मिलेंगे फिर से कल सुबह 9 बजे, है ना, ऐसे ही बेहतरीन और शानदार कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। चलिए, ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू।